सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, यहाँ इसके नीचे बिल्कुल रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोज़ मिला करें और आप फिज़िक्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स को जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7.1 नेम टू करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई सी दो खसूसियात बतानी है आपने। ये नहीं कि ऐसी कोई मोशंस बहुत किस्म की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी, लेकिन ऐसा क्या है कि वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाने लगे। तो उसके लिए दो खसूसियात लाजमी होनी चाहिए। ये अगर सिंपल पेंडुलम में है, सिंपल पेंडुलम जो है वो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो क्यों हम कहते हैं कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो हार्मोनिक मोशन है? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलेरेशन जो होता है, ये एक्सेलेरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। कि एक्सेलेरेशन जो है वो लाजमी जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये और दूसरा ये कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ कंजर्व्ड, कि सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहनी चाहिए थ्रू आउट मोशन। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए या पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट तो हो सकती है लेकिन उसको कंज्यूम वेस्ट नहीं होना बल्कि कंजर्व रहना है। तो ये दो कंडीशन जो हैं ये हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। 7.2 की तरफ हम आते हैं। 7.2 हमारे पास है, डज फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड फॉर हार्मोनिक मोशन। क्या जो फ्रिक्वेंसी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है या नहीं? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 1/2π√g/L के इक्वल होती है। और इन द केस ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास ये होता है 1/2π√m/k। बोथ इक्वेशन शोज दैट फ्रिक्वेंसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। अब इन दोनों रिलेशन में देखा जाए तो कहीं भी एम्पलीट्यूड का जिक्र नहीं है, मींस कि फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। 7.3 पे आते हैं, कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। हम सिंपल पेंडुलम की का टाइम पीरियड निकालते हैं, मेजरमेंट सारी उसकी मेजरमेंट्स वगैरह करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक पेंडुलम जो है ये एक आइडियल पेंडुलम है? तो हम उस वो आइडियल पेंडुलम नहीं कहते। उसकी वजह क्या है? हमारे पास अगर सिंपल पेंडुलम हो तो उसमें जो बॉब है ये हमारे पास मैसलेस स्ट्रिंग है। हम कहते हैं कि ये एक इनएक्सटेंसिबल है, लेकिन ये इनएक्सटेंसिबल नहीं है, ये एक्सटेंसिबल है। क्यों? क्योंकि समर में इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है जबकि विंटर में इसकी लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ पॉइंट mass सस्पेंडेड बाय mass and inextensible string, but in actual practice simple pendulum has extensible string, so we cannot realize an ideal simple pendulum. 7.4 की तरफ आते हैं, what is the total distance traveled by an object moving with simple harmonic motion in time equal to its period if its amplitude is a। हमारे पास एक पेंडुलम है, कह रहा है कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए है। मीन के सेंट्रल पोजीशन से इस पोजीशन तक जो डिस्टेंस है उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा और वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो आप बताएं कि वन राउंड ट्रिप में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हमने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ से बॉब को छोड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए हो गया, फिर सेंट्रल पोजीशन से यहाँ पे डिस्टेंस 2a हो गया, वापसी पे फिर मेन पोजीशन पे 3 हो गया और यहाँ से दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर आने पर इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4a के इक्वल हो गया। इन वन राउंड ट्रिप टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड एज 4a। 7.5 है, व्हाट हैपन्स टू द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल। अगर पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है
और वो हम फाइंड करते हैं अगर पेंडुलम जो है उसकी लेंथ को डबल कर दे तो टाइम पीरियड क्या असर पड़ता है। सेकंड है व्हाट हैपन्स इफ़ द सस्पेंडेड मैस इज़ डबल, अगर जो मैस सस्पेंडेड है लटका हुआ है उसको डबल कर दें तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला है। व्हेन द लेंथ बिकम्स डबल देन एल बार इज इक्वल टू 2L। एक फार्मूला हम दोबारा यही वाला लिखते हैं लेकिन उसके ऊपर बार दे देते हैं, ठीक हो गया। अब एल बार की जगह हम लिख लेते हैं 2L, यानी कि उसकी लेंथ को हमने 2 टाइम इंक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पे L की जगह आ जाएगा 2L। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 हम कॉमन लेंगे तो अब दोबारा से ये वही वाली चीज़ आ गई जो यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सारे की जगह हम कैपिटल T लिख लेंगे यहाँ पे। तो अब हमारे पास आ जाएगा T बार इज़ इक्वल टू अंडर रूट T। मीन्स के जब हमने लेंथ को 2 टाइम्स किया तो उसका जो टाइम पीरियड था वो अंडर रूट 2 टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो गया टाइम पीरियड। Second, the when mass becomes double, the time period remains the same. Yes, अगर क्यों, because in time period फार्मूला the mass is not mentioned। हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड के फार्मूले में कहीं भी मैस का जिक्र m का जिक्र नहीं है, लिहाजा अगर मैस को डबल कर दिया जाए तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। 7.6 है डज द एक्सेलेरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलेरेशन होता है ऑब्जेक्ट का क्या वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट मोशन। दूसरा इज़ द एक्सेलेरेशन एवर ज़ीरो, क्या एक्सेलेरेशन कभी भी ज़ीरो हो सकता है, एक्सप्लेन। इन दो रीजंस को हमने डिस्कस करना है। हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, द एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़, उसका एक्सेलेरेशन हमेशा -ओमेगा² एक्स के इक्वल होता है, वेयर एक्सेलेरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दिस शोज दैट एक्सेलेरेशन वेरीज डायरेक्टली विद डिस्प्लेसमेंट। के अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो चूँकि वेरी करती है लिहाजा उसका एक्सेलेरेशन भी वेरी करता रहेगा। अब उसने सेकंड बात की थी कि एक्सेलेरेशन उसका ज़ीरो हो सकता है, तो हम कहते हैं बिल्कुल एट मीन पोजीशन वेयर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो द एक्सेलेरेशन विल बी ज़ीरो। अब मीन पोजीशन पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, और अगर हम ज़ीरो पुट करते हैं तो एक्सेलेरेशन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है मीन पोजीशन पे एक्सेलेरेशन क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। क्वेश्चन 7.7 है व्हाट इज़ मेंट बाय फेज एंगल, डस इट डिफाइंस द एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स। कह रहा है कि फेज एंगल को आप डिफाइन करें और क्या ये जो फेज एंगल है ये एंगल बताता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का और ड्राइविंग फोर्स का। तो सबसे पहले तो हम फेज एंगल को देखते हैं, ये क्या, इट इज़ द एंगल विच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये एक जो पॉइंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन को कौन डिफाइन करता है, फेज एंगल। इट डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो बॉडी भी वाइब्रेट कर रही है यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस कर रही है उसकी स्टेट ऑफ मोशन को फेज एंगल डिफाइन करता है। आगे कह रहा था कि क्या ये एंगल बताता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ड्राइविंग फोर्स का, तो ऐसा नहीं है, बल्कि फेज एंगल क्या करता है, इट इज़ एक्चुअली द एंगल विच द रोटेटिंग वेक्टर, ये जो रोटेट वेक्टर कर रहा है, मेक्स विद रेफरेंस लाइन, ये एक रेफरेंस लाइन के साथ स्टार्ट किया जाता है, ठीक हो गया, इसको रेफरेंस लाइन के साथ स्टार्ट किया जाता है। 7.8 है अंडर व्हाट कंडीशन डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस अ रिजल्ट विच इज़ आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे पास दो तरह की मोशंस हैं, अगर उसको वेव की सूरत में ड्रा किया जाए कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव्स हैं, दो वेव्स हों मिसाल के तौर पर, एक ये वेव है और एक ये वेव है, तो दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको कैसे ऐड किया जाए कि हमें रिज़ल्ट में दोबारा से सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव या सिंपल हार्मोनिक मोशन मिले। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, पहली कंडीशन ये है कि सेम फ्रिक्वेंसी, अगर इसकी जो फ्रिक्वेंसी है
उसकी भी यही होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो इस फिगर में भी दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम है, सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, सेम नेचर होनी चाहिए। मतलब कि मैकेनिकल वेव कैन नॉट बी सुपरपोज्ड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर मैकेनिकल वेव लेनी है तो दूसरी भी मैकेनिकल वेव होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक मैकेनिकल वेव है और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये सेम नेचर नहीं रहेगी। तीसरा है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इनमें जो फेज डिफरेंस पाया जाता है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब इसमें भी देखा जाए तो ये क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। तो इस सूरत में हमें जो वेव मिलेगी ऐड करने पे, यानी कि सुपरपोज करने के, ऐड करना या सुपरपोज करने के बाद वो वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगी। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7.9 की तरफ। शो दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो व्हेन द वेलोसिटी इज़ ग्रेटेस्ट। आपने बताना है कि जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होता है जब वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है। और फिर बताना है आपने जब वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो तो एक्सेलरेशन इसका मैक्सिमम हो। दो बातें आपने बतानी हैं। तो पहला केस हम यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर लें, उसकी मोशन को हम डिस्कस करें, एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो व्हेन द वेलोसिटी इज़ ग्रेटेस्ट। तो पहले केस में हमने बताना है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है जब वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होती है। तो हम यहाँ पे कहते हैं द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला है। एट मीन पोजीशन, इस पोजीशन पे x इज इक्वल टू ज़ीरो और x ज़ीरो पुट करेंगे तो x नॉट स्केयर आ जाएगा। तो अंडर रूट के साथ स्केयर कैंसिल हो गया, x नॉट आ गया, वेलोसिटी ओमेगा x नॉट। जबकि x की जगह ज़ीरो पुट करने के बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो। तो यही हमने प्रूव करना था, एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो व्हेन वेलोसिटी इज़ ग्रेटेस्ट। अब सेकंड केस की बात करते हैं हमारे पास। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे या यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी तो उसको हम x नॉट के साथ शो करते हैं। तो x की जगह क्या आ जाएगा, x नॉट स्केयर, x नॉट स्केयर माइनस x नॉट स्केयर ज़ीरो हो जाएगा। तो ये होल टर्म ज़ीरो हो गई, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे x की जगह अगर x नॉट पुट करें तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया। Thus, at extreme position, velocity is zero when acceleration is greatest. 7.10 है, in relation to simple harmonic motion, explain the equation. Simple harmonic motion में ये दो जो रिलेशन है ये क्या शो कर रहे होते हैं। तो पहले हमारे पास ये a y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये साइनसोइडल वेव को शो कर रहा है। ये देखें साइनसोइडल वेव को शो कर रहा है। अब इसमें हमारे पास जो y है, ये y, ये इसको मैंने इधर फिगर में ए वाई कहा हुआ है, इसको ए वाई भी कह सकते हैं या y इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, जबकि a ये वाला ये एम्पलीट्यूड को शो करता है। और फाई जो है इनिशियल फेज़ एंगल को, और अगर फाई में प्लस ओमेगा टी हो जाए तो ये फेज़ एंगल को शो करता है। अब सेकंड रिलेशन है हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स। दिस रिलेशन शोज दैट एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये एक्सेलरेशन हमेशा जो है इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट की। वेयर a क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और x क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 7.11 है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने एक रिलेशन जो है वो शो करना है कि सिंपल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के दरमियान। तो सिंपल पेंडुलम हमारे पास अगर हम इसको लें, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो पहले हम इसको देखते हैं। द टोटल एनर्जी फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूट ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जो उसकी टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन द होल एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एट एक्सट्रीम पोजीशन, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी
या हम कह लेंगे द होल एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो जितनी भी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। सेकंड, एट मीन पोजीशन, ये जो मीन पोजीशन है, ये सेंट्रल पोजीशन, वस्ती पोजीशन कह लें आप, द होल एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सेंट्रल पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। At any point between mean and extreme position, total energy of simple harmonic oscillator in sum of potential and kinetic energy. इन बिटवीन कह रहा है, इन बिटवीन यानी कि मीन, ये मीन है और ये एक्सट्रीम है, इसके दरमियान या यहाँ पे क्या होगी, ये सम ऑफ पोटेंशियल और किनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि आधी किनेटिक एनर्जी आप कह लें और आधी पोटेंशियल एनर्जी कह लें। 7.12 है describing some common phenomena in which the resonance plays an important role, कि रेजोनेंस जो होते हैं वो किन फिनोमेना में अपना रोल प्ले करता है। तो दो तरह के फिनोमेनाज हैं, वो क्या है, एक है रेडियो सेट, हम जब लेते हैं रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं उसमें रेजोनेंस होती है, और स्विंग जब बच्चे झूला झूलते हैं उसमें भी रेजोनेंस का किरदार होता है। तो पहले हम रेडियो की बात करते हैं। Tuning of radio is a good example of electrical resonance. When turn the knob of radio, ये turn of the ये knob है इसका, इसको हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं या आप कह लें इसको स्क्रॉल करते हैं। It changes the natural frequency of electrical circuit of receiver until it becomes equal to the frequency of transmitter। ये जो ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी आ रही होती है इसकी और नेचुरल फ्रिक्वेंसी की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है इसको इक्वल करता है। सो रेजोनेंस इज़ प्रोड्यूस एंड एनर्जी अब्जॉर्प्शन इज़ मैक्सिमम, हैंस आ स्टेशन इज़ ट्यून्ड। इस तरह से जो स्टेशन है वो ट्यून हो जाता है। सेकंड एग्जांपल है स्विंग इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, वी अप्लाई आ पीरियोडिक फोर्स ऑन स्विंग, हम क्या करते हैं स्विंग को एक अपनी तरफ से फोर्स प्रोवाइड करते हैं। व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ स्विंग, जो हमारी पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी स्विंग की उसके साथ इक्वल हो जाती है, तो क्या होता है, रेजोनेंस इज़ प्रोड्यूस, सो एनर्जी अब्जॉर्प्शन इज़ मैक्सिमम, हैंस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ इंक्रीज्ड। उसके बाद हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 7.13 इफ़ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज़ हंग वर्टिकली एंड सेट इनटू ऑसिलेशन, व्हाई डज मोशन इवेंचुअली स्टॉप। हम एक स्प्रिंग है वो वर्टिकली हैंग है, तो अब उसको हम थोड़ा सा पुश करते हैं तो वो इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। वो कहता है व्हाई डज मोशन इवेंचुअली स्टॉप, तो उसकी जो मोशन है वो एकदम से रुक क्यों जाती है। व्हेन अ मैस स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट्स इट ग्रेजुअली लॉसेस इट्स एनर्जी इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, तो उसकी जो एनर्जी है स्प्रिंग की जब वो मूव कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी ज़ाया हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस कौन सी होंगी, एक है एयर फ्रिक्शन और दूसरा हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से भी जो है वो क्या होता है, इसकी जो मोशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्सेस में क्या है, एयर फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो एम्पलीट्यूड जो होता है इसका आहिस्ता आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाता है, एंड हैंस द मोशन इवेंचुअली स्टॉप, और आहिस्ता से क्या होता है उसकी मोशन एकदम से रुक जाती है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट की सूरत में ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि आपके हर आने वाले क्वेश्चन को हम एंटरटेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।